यह कहानी है सरुति की, एक ऐसी महिला जो समाज के बाहर बनाए नियमों, रीति रिवाजों और आदर्श पत्नी के सांचे में इस तरह डल चुकी थी कि उसने अपने वजूद को ही बुला दिया था। लेकिन जब उसी के आत्म सम्मान को पैरों तले रौंदा गया, तो उसके भीतर की सोई हुई शक्ति जागी। यह सफर एक कमजोर, डरी, सहमी, रूढ़िवादी गणी के एक आत्मनिर्भर और चट्टान जैसी मजबूत औरत बनने का है। सरुति का जन्म एक बेहद साधारण, रूढ़िवादी, मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। बचपन से ही उसे सिर्फ दो बातें सिखाई गई थी, पहला दूसरों की सेवा करना और दूसरा अपनी आवाज को धीमा रखना। जब वह 21 साल की हुई तो उसके माता पिता ने बड़े अरमानों के साथ उसका हाथ राजू के हाथ में सौंप दिया। राजू शहर की एक बहुत बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी एमएससी में ऊंचे पद पर कार्यरत था। वह दिखने में आधुनिक, सुशिक्षित और बहुत अमीर था। श्रुति के परिवार को लगा कि उनकी बेटी की किस्मत चमक गई है। शादी के बाद जब श्रुति उस आलीशान बंगले में आई तो उसकी आंखें चौंधी आ गई। लेकिन उस चमक के पीछे जो अंधेरा था, उसका एहसास उसे धीरे धीरे हुआ। सरुति की सुबह रोज 4:30 बजे शुरू होती थी। वह उठकर सबसे पहले पूरे घर की सफाई करती, सास ससुर के लिए काढ़ा और दवाइयां देती और फिर रसोई में जाकर राजू की पसंद का नाश्ता बनाने में जुट जाती। राजू 7:30 बजे डाइनिंग टेबल पर आता। सरुति बड़े चाव से उसके सामने गर्मा गर्म पराठे रखती, लेकिन राजू का ध्यान हमेशा अपने फोन या टैबलेट पर होता। सरुति कितनी बार कहा है कि पराठों में तेल कम रखा करो, तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि कैलोरी काउंट क्या होता है? राजू ने छूकर प्लेट को आगे खिसकाते हुए कहा। जी, वह बाबूजी को बिना तेल का दिया था, आपके लिए थोड़ा। श्रुति ने डरते हुए अपनी बात रखनी चाहिए। बस बहस मत करो, वैसे भी तुम्हारी अकल इस रसोई से बाहर कभी गई ही नहीं है। राजू ने न्यूज़पेपर उठाते हुए रूखे स्वर में कहा। श्रुति चुपचाप अपनी आंखें नीची कर लेती। उसके लिए राजू का हर शब्द पत्थर की लकीर था। वह अंदर ही अंदर घुटती, खुद को कोसती कि शायद उसी में कोई कमी है। वह अंग्रेजी नहीं बोल पाती थी, आधुनिक कपड़े पहनने में हिचकिचाती थी और पार्टी समारोह के तौर तरीकों से अनजान थी। राजू अक्सर उसे अपने दोस्तों के सामने लाने से कतराता था। एक शाम राजू के घर पर उसके कुछ खास दोस्तों और सहकर्मियों की पार्टी थी। सरुदे ने बहुत चाव से एक सुंदर बनारसी साड़ी पहनी, बालों का जोड़ा बनाया और माथे पर बिंदी सजाई। जैसे ही वह मेहमानों के सामने स्नैक्स की प्लेट लेकर पहुंची, राजू के एक दोस्त ने पूछा, अरे राजू, यह तुम्हारी मिसेज है, मिलवाया नहीं कभी? राजू ने श्रुति के ऊपर से नीचे तक देखा, उसके चेहरे पर साफ जल हाट थी। उसने हंसकर बात टाल दी, अरे नहीं यार, यह बस घर संभालती है। श्रुति, तुम अंदर जाओ और जरा बर्फ भिजवाओ। श्रुति का दिल टूट गया। वह रसोई में जाकर चुपचाप रोने लगी। उसे महसूस होने लगा था कि वह उस आलीशान घर में सिर्फ एक बिना वेतन की नौकरानी बनकर रह गई है, जिसका ना कोई सम्मान है और ना कोई अस्तित्व। सास ससुर भी हमेशा राजू का ही पक्ष लेते। सास अक्सर कहती, बहू मर्द तो बाहर कमाता है, चार बातें कह भी दे तो सहना सीखो, औरत का धर्म ही है सहना। सरुति ने इसे ही अपनी नियति मान लिया था। समय बीतता गया और राजू का व्यवहार श्रुति के प्रति और भी क्रूर होता गया। अब वो अक्सर रातों को देर से घर लौटता। जब श्रुति दरवाजा खोलती तो उसके कपड़ों से किसी और महिला के परफ्यूम की तेज खुशबू आती। राजू का फोन अब हमेशा पासवर्ड से लॉक रहता था और वह उसे एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करता था। श्रुति का मन किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठता था, लेकिन वह अपने ही विचारों को दबा देती। वह सोचती कि शायद काम का तनाव होगा, लेकिन सच को ज्यादा दिनों तक छुपाया नहीं जा सकता। एक शनिवार की दोपहर राजू घर पर ही था और बेडरूम में सो रहा था। उसका फोन अचानक वाइब्रेट होने लगा। स्क्रीन पर लगातार कई मैसेजेस आ रहे थे। श्रुति उस वक्त कमरे की डस्टिंग कर रही थी। उसने देखा कि स्क्रीन लॉक होने के बावजूद पॉप अप मैसेजेस साफ पढ़े जा सकते थे। मैसेज भेजने वाले का नाम नेक नाम था, नीलम। मैसेज में लिखा था, जानू, तुम उस अनपढ़ औरत के साथ वीकेंड कैसे बिता सकते हो? मुझे तुम्हारी याद आ रही है। अगले हफ्ते हमारी पेरिस ट्रिप का टिकट कंफर्म हो गया है ना? आई लव यू।
सरुति के हाथ से डस्टिंग का कपड़ा छूटकर गिर गया। उसके पैर कांपने लगे, सिर चकराने लगा, दीवारें जैसे उसके ऊपर गिरने को आ रही थी। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। उसी पल राजू की आंख खुल गई। उसके हाथ में फोन देखकर वह चीते की तरह झपटा और उसने सरुति के हाथ से फोन छीन लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फोन को हाथ लगाने की, जाहिल औरत, राजू चिल्लाया। सरुति की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, राजू यह नीलम कौन है? पेरिस ट्रिप, आई लव यू, यह सब क्या है? क्या आप मुझे धोखा दे रहे हैं? राजू के चेहरे पर पकड़े जाने का कोई डर या पछतावा नहीं था। इसके विपरीत उसकी आंखों में एक अजीब सा अहंकार और क्रूरता आ गई। उसने हंसते हुए कहा, हाँ मैं नीलम से प्यार करता हूँ। वे मेरी कलिंग है, पढ़ी लिखी है, सुंदर है और सबसे बड़ी बात वो मेरे स्टेटस की है। तुम्हारे जैसी गवार नहीं है। मैं उसके साथ खुश हूँ। सरुति ने रोते हुए उसके पैर पकड़ लिए। ऐसा मत कहिए राजू, मुझसे क्या गलती हुई? मैंने दिन रात इस घर को अपना समझा, अपनी आपकी सेवा की, मुझे छोड़िए मत। राजू ने पैर झटक दिए जिससे सरुति फर्श पर गिर गई। सेवा के लिए नौकर मिलते हैं, मुझे एक पत्नी चाहिए थी जो मेरी सोशल लाइफ का हिस्सा बन सके, तुम जैसी नहीं। अच्छा हुआ तुम्हें सच पता चल गया। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। सरुति भागकर अपने सास ससुर के पास गई। उसने रोते हुए पूरी बात बताई, लेकिन वहां भी उसे सिर्फ निराशा हाथ लगी। ससुर ने पेपर पढ़ते हुए कहा, बहू राजू बड़ा आदमी है, कॉरपोरेट दुनिया में यह सब आम बात है, तुम्हें थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए। और सास ने तो सारा दोष सरुति पर ही मढ़ दिया। अगर पत्नी अपने पति को बांध कर नहीं रख सकती तो दोष पत्नी का ही होता है। तुम ही उसके लायक नहीं हो। उस रात सरुति को उसी घर के कोने में पड़े रहने दिया गया। वह पूरी रात रोती रही, खुद को दुनिया की सबसे कमजोर और लाचार औरत समझकर। उसने एक पल के लिए खिड़की से कूद कर जान देने की भी सोची, क्योंकि उसे आगे का रास्ता बिल्कुल अंधेरा लग रहा था। अगली सुबह राजू ने सरुति के सामने कुछ पेपर फेंके। वो तलाक के पेपर थे। राजू ने बहुत ही चालाकी से वह कागज तैयार करवाए थे जिसमें लिखा था कि सरुति अपनी मर्जी से घर छोड़ रही है और उसे किसी भी तरह का गुजारा भत्ता, एलमनी या संपत्ति में हिस्सा नहीं चाहिए। इस पर साइन करो और अभी इस वक्त मेरे घर से निकल जाओ। राजू ने हुक्म दिया। सरुति ने पेपर से उठाए और बिना कुछ बोले फटे हाल अपने मायके के लिए निकल गई। उसे उम्मीद थी कि उसके माता पिता और भाई उसे गले लगाएंगे, उसे सहारा देंगे, लेकिन समाज का डर अपनों के खून पर भी भारी पड़ता है। जब वह रोती हुई अपने घर पहुंची और पूरी बात बीती सुनाई तो उसके बड़े भाई के चेहरे पर चिंता और गुस्सा साफ दिख रहा था। भाई ने कहा, सरुति राजू जी बहुत रईस और रसूखदार इंसान है, हम उनसे दुश्मनी नहीं मोल ले सकते। और समाज क्या कहेगा? लोग कहेंगे कि हमारी बेटी में ही कोई खोट होगी जो ससुराल वालों ने निकाल दिया। हमारे घर में कुंवारी बहन भी है, उसकी शादी कैसे होगी? सरुति की बूढ़ी माँ ने रोते हुए कहा, बेटी औरत का भाग्य यही है, थोड़ा सह ले, पैर पकड़ कर माफी मांग ले, वह वापस रख लेंगे। अपनी माँ और भाई की बातें सुनकर सरुति के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि जिस समाज और जिन रिश्तों के लिए उसने अपने आत्म सम्मान की आहुति दे दी वह सब खोखले है। उस पर सरुति के अंदर का रोना बंद हो गया। आंसुओं की जगह एक ठंडी जलती हुई आग ने ले ली। उसने महसूस किया कि अगर वह आज खुद के लिए नहीं लड़ी तो वह पूरी जिंदगी एक जिंदा लाश बनकर रह जाएगी। नहीं माँ, सरुति ने मजबूत आवाज में कहा। उसकी आवाज में अब वह पुराना डर नहीं था। मैं कोई माफी नहीं मांगूंगी, दोष मेरा नहीं राजू का है और मैं अब इस घर पर बोझ भी नहीं बनूंगी। सरुति ने अपना छोटा सा बैग उठाया और घर से बाहर निकल गई। उसने ठान लिया था कि वह अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। सरुति के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और ना ही जेब में बहुत पैसे थे। उसने अपनी कॉलेज के दिनों की एक सहेली कोमल को फोन किया। कोमल एक स्वतंत्र विचारों वाली महिला थी जो एक सामाजिक संस्था एनजीओ चलाती थी और महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करती थी। सरुति की पूरी कहानी सुनने के बाद कोमल ने उसे गले से लगा लिया। सरुति तुम कमजोर नहीं हो, तुमने सालों तक जो सहा वह तुम्हारी कमजोरी नहीं तुम्हारी सहनशीलता थी। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी ताकत को पहचानो।
तुम मेरे साथ मेरे एनजीओ के शेल्टर होम में रह सकती हो, जब तक तुम अब पैरों पर नहीं अ, खड़ी हो जाती। श्रुति ने कोमल का सहारा स्वीकार किया, लेकिन उसने तय किया कि वह मुफ्त की रोटी नहीं तोड़ेगी। कोमल ने श्रुति से पूछा, श्रुति तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? तुम क्या सबसे अच्छा कर सकती हो? श्रुति ने कुछ सोचकर कहा, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, माँ कहती थी कि मेरे हाथों के स्वाद में जादू है। कोमल ने मुस्कुराते हुए कहा, बस मिल गया रास्ता। कोमल की मदद से श्रुति ने एक छोटा सा श्रुति टिफिन सर्विस का काम शुरू किया। शुरुआती दिन में बहुत कठिन थे। श्रुति सुबह 4:30 बजे उठती, खुद सब्जियों की मंडी जाती, मोल भाव करती और फिर लौट कर खाना बनाती। शुरुआत में सिर्फ 7 टिफिन के ऑर्डर मिले, जो आसपास के दफ्तरों के कुंवारे लड़कों ने किए थे। लेकिन श्रुति के खाने का स्वाद और शुद्धता ऐसी थी कि जिसने एक बार खाया वह उसका दीवाना हो गया। 3 महीने के अंदर ही 60 टिफिन से 70 टिफिन, और फिर 7 महीने में वह संख्या 400 तक पहुंच गई। श्रुति ने अब अपने साथ 4 और जरूरतमंद महिलाओं को काम पर रख लिया था। वह अब सिर्फ एक रसोइया नहीं बल्कि एक बिजनेस वूमेन बन गई रही थी। इसके साथ ही श्रुति ने खुद को बदलने का फैसला किया। उसने एनजीओ में होने वाली अंग्रेजी बोलने की क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश ज्वाइन की। उसने कंप्यूटर चलाना सीखा ताकि वह अपने बिजनेस का हिसाब किताब खुद रख सके, किसी पर निर्भर ना रख रहे। उसने योग और ध्यान करना शुरू किया, जिससे उसकी शारीरिक और मानसिक शक्ति में अभूतपूर्व विकास हुआ। अब वह साधारण सूती साड़ियों में भी एक अलग ही आत्मविश्वास के साथ चमकती थी। उसकी आंखों का डर अब एक गहरी समझ और ताकत में बदल चुका था। जब श्रुति आर्थिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र हो गई तो उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। उसने कोमल से कहा, कोमल, राजू को लगता है कि उसने मुझे बेसहारा छोड़कर जीत हासिल कर ली। वह नीलम के साथ ऐश कर रहा है, लेकिन मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ूंगी। मुझे बदला नहीं चाहिए, मुझे मेरा अधिकार और न्याय चाहिए। कोमल ने शहर के सबसे बेहतरीन वकीलों में से एक एडवोकेट अमन सिंह से श्रुति की मुलाकात करवाई। अमन जी ने जब श्रुति का आत्मविश्वास देखा तो वह भी प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, श्रुति जी, राजू एक रसूखदार आदमी है, वह अदालत में आपको बदनाम करने की कोशिश करेगा। क्या आप तैयार हैं? मैं हर तूफान का सामना करने के लिए तैयार हूं सर, श्रुति ने बिना पलक झपकाए कहा। श्रुति की तरफ से अदालत में राजू के खिलाफ घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस वायलेंस का मानसिक प्रताड़ना और हिंदू विवाह अधिनियम के तहत भरण पोषण एलुमनी का मुकदमा दायर किया गया। इसके साथ ही श्रुति ने उस आलीशान बंगले में भी अपने हिस्से का दावा किया, क्योंकि वह घर शादी के बाद राजू की कमाई से बना था, जिसमें एक पत्नी के रूम में श्रुति का भी कानूनी हक था। जब कोर्ट का संबंध राजू के आलीशान बंगले पर पहुंचा तो वहां हड़कंप मच गया। राजू और उसके माता पिता सन्न रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो श्रुति उनके सामने जरा सी डांट पर थर थर कांपती थी, उसने कोर्ट जाने की हिम्मत कैसे की। राजू ने गुस्से में श्रुति को फोन किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कोर्ट में खींचने की? तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें सड़क पर ला खड़ा करूंगा। श्रुति ने बहुत शांत लेकिन भारी आवाज में जवाब दिया, राजू, सड़क पर तो मैं पहले से ही थी जब तुमने मुझे निकाला था। अब मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, अपनी ताकत का अंदाजा तुम्हें कोर्ट में हो जाएगा। अब फोन रखो, कोर्ट में मिलते हैं। और उसने फोन काट दिया। राजू फोन हाथ में लिए सन रह गया। उसने पहली बार श्रुति की आवाज में यह दार सुनी थी। अदालत की पहली पेशी का दिन आया। राजू अपने साथ शहर के सबसे महंगे और नामी वकील को लेकर आया था। राजू खुद भी बेहद महंगे सूट में अहंकार से सिर उठाए कोर्ट रूम में दाखिल हुआ। उसे लगा कि श्रुति अभी भी डरी सहमी औरत होगी, जिसे वह आसानी से डरा देगा। लेकिन जैसे ही श्रुति ने कोर्ट रूम में प्रवेश किया, राजू की आंखें फटी की फटी रह गई। श्रुति ने एक गहरे नीले रंग की साधारण लेकिन बेहद सलीके की सूती साड़ी पहनी थी। उसके बाल अच्छे बंधे थे, माथे पर छोटी सी बिंदी थी और चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और आत्मविश्वास था। वह अब किसी याचक की तरह नहीं बल्कि एक दावेदार की तरह खड़ी थी। राजू के वकील ने पहल शुरू की, माय लॉर्ड, यह केस सरासर झूठा है।
और मेरे क्लाइंट को बदनाम करने की एक साजिश है। यह औरत अनपढ़ है, पिछली सोच की है, यह मेरे क्लाइंट के आधुनिक रहन सहन के साथ तालमेल नहीं बिठा पाई और खुद अपनी मर्जी से घर छोड़कर चली गई। अब यह सिर्फ मेरे क्लाइंट के पैसों को हड़पने के लिए भरण पोषण का दावा कर रही है। राजू के वकील ने श्रुति की मानसिक स्थिति पर भी सवाल उठाए और उसे एक असंतुलित औरत साबित करने की कोशिश की। श्रुति के वकील अमन जी खड़े हुए। माय लॉर्ड, विपक्षी वकील का यह दावा कि श्रद्धा श्रुति जी अनपढ़ है या अपनी मर्जी से गई है पूरी तरह निराधार है। श्रुति जी ग्रेजुएट है और वह आज शहर की एक सफल एंटरप्रेन्योर है और जो खुद 4 महिलाओं को रोजगार दे रही है। वह पैसों की भूखी नहीं है, वह न्याय की भूखी है। और जहां तक घर छोड़ने की बात है, उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर किया गया क्योंकि राजू जी का एक दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध है। बकवास, इसका कोई सबूत नहीं है। राजू का वकील चिल्लाया। तभी श्रुति खुद अपनी जगह से खड़ी हुई। उसने जज साहब की तरफ देखा और कहा, माय लॉर्ड, अगर आपकी अनुमति हो तो कुछ सबूत मैं खुद पेश करना चाहती हूँ। जज ने सिर हिलाकर अनुमति दी। श्रुति ने अपने बैग से एक पेन ड्राइव निकाली और कोर्ट के क्लर्क को दे दी। माय लॉर्ड, इस पेन ड्राइव में राजू और उनकी कलीग नीलम के बीच के चैट्स, उनकी तस्वीरें और राजू के बैंक अकाउंट के वह स्टेटमेंट्स है जो साबित करते हैं कि उन्होंने मुझे अनदेखा करके नीलम पर लाखों रुपए खर्च किए, उसे डायमंड्स रिंग दी और विदेश यात्राओं के टिकट बुक किए। यह वह सबूत है जो मैंने उस रात उनके फोन से हासिल किए थे जब मुझे उनकी बेवफाई का पता चला था। कोर्ट रूम के स्क्रीन पर जैसे ही वह तस्वीरें और चरच फ्लैश हुए, राजू के वकील के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। राजू का चेहरा शर्म और डर से पीला पड़ गया। उसके माता पिता जो कोर्ट रूम में पीछे बैठे थे, उन्होंने अपनी गर्दन झुका ली। श्रुति ने अपनी बात जारी रखी। मिलोर्ड, मैं इस अदालत में सिर्फ पैसे मांगने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ उस हर औरत की आवाज बनकर आई हूँ जिसे यह समाज अनपढ़ या घरेलू कहकर उसके आत्म सम्मान को कुचल देता है। मैंने 6 साल उस घर को मंदिर मानकर पूजा की और बदले में मुझे क्या मिला? धोखा और अपमान। मुझे न्याय चाहिए। श्रुति की बुलंद और स्पष्ट आवाज पूरे कोर्ट रूम में गूंज रही थी। जज साहब भी श्रुति की दलीलों और उसके आत्मविश्वास से बहुत प्रभावित हुए। मामला बिल्कुल साफ था। सबूतों के आधार पर कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। जज साहब ने राजू को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा, एक पत्नी को बिना किसी ठोस कारण और उसकी बिना सहमति के इस तरह प्रताड़ित करना और धोखा देना कानून अपराध है। कोर्ट आदेश देता है कि राजू अपनी कुल संपत्ति 50% हिस्सा श्रुति को भरण पोषण के रूप में तुरंत देगा। इसके अलावा जिस आलीशान बंगले में वह रहते हैं, उसका आधा हिस्सा कानूनी तौर पर श्रुति के नाम किया जाता है। अदालत का यह फैसला राजू के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। इस कोर्ट केस और धोखाधड़ी की खबर जब राजू की मल्टीनेशनल कंपनी के हेडक्वार्टर तक पहुंची तो कंपनी की साख को बचाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने राजू को तत्काल प्रभाव से नौकरी से टर्मिनेट कर दिया। कॉरपोरेट जगत में उसकी इतनी बदनामी हुई कि दूसरी बड़ी कंपनी ने उसे नौकरी पर रखने से साफ मना कर दिया। जब राजू के पास ना तो वह ऊंची नौकरी रही और ना ही पहले जैसा पैसा, तो नीलम ने भी उससे दूरी बना ली। उसने राजू से साफ कह दिया, राजू, मैं एक सफल और अमीर आदमी से प्यार करती थी, एक बेरोजगार और बदनाम इंसान से नहीं। नीलम उसे छोड़कर किसी दूसरे शहर चली गई। राजू अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। उसके माता पिता भी समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे थे। एक शाम श्रुति अपने नए फ्लैट की बालकनी में खड़ी चाय पी रही थी। अब उसका टिफिन सर्विस का बिजनेस एक बड़े कैटरिंग ब्रांड में बदल चुका था। तभी उसके घर की घंटी बजी। दरवाजा खोलने पर सामने राजू खड़ा था। उसके कम कपड़े बिखरे हुए थे, चेहरे पर हताशा थी और आंखों में आंसू थे। वह राजू जो कभी अहंकार से बात करता था, आज श्रुति के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। श्रुति, मुझे माफ कर दो, राजू ने रंधे गले से कहा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने उस चकाचौंध के चक्कर में असली हीरे को खो दिया। नीलम मुझे छोड़कर चली गई, मेरी नौकरी चली गई, मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। प्लीज मेरे साथ वापस चलो, हम सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। सरुति ने राजू की तरफ देखा।
उसके आंखों में अब ना तो राजू के लिए कोई नफरत थी, ना गुस्सा और ना ही कोई पुराना प्यार। वहां सिर्फ एक गहरी उदासीनता और शांति थी। श्रुति ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, राजू तुमने बहुत देर कर दी। जो श्रुति तुम्हारे तानों से रोती थी, तुम्हारे पैर पकड़कर भीख मांगती थी, वह उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुमने उसे अपने घर से निकाला था। आज जो तुम्हारे सामने खड़ी है वह एक स्वतंत्र आत्मनिर्भर औरत है जिसे अपनी जिंदगी जीने के लिए किसी बैसाखी या धोखेबाज साथी की जरूरत नहीं है। श्रुति क्या तुम मुझे एक मौका भी नहीं दोगी? राजू ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मौका हमेशा उसे दिया जाता है राजू जिससे अनजाने में गलती हुई हो। तुमने तो समझ कर मेरा सौदा किया था, सोच समझ कर मेरा सौदा किया था। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मैं तो तुम्हारी आभारी हूं। अगर तुमने उस दिन मेरे साथ वह ज्यादती नहीं की होती तो मैं कभी अपनी इस ताकत को नहीं पहचान पाती। अपनी माफी अपने पास रखो और अपनी जिंदगी को फिर से संवारने की कोशिश करो। यह कहकर श्रुति ने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। राजू बंद दरवाजे के बाहर खड़ा अपनी किस्मत पर रोता रहा और अंदर श्रुति अपनी नई खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई, जहां से सामने खुला आसमान, उगता हुआ सूरज दिखाई दे रहा था। वह अब किसी की परछाई नहीं थी, वह खुद अपना सवेरा बन चुकी थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो और इंसान खुद को कितना भी कमजोर क्यों ना महसूस कर रहा हो, यदि वह अपने आत्म सम्मान को जगा ले और खुद पर विश्वास करना सीख जाए तो वह बड़े से बड़े साम्राज्य को भी हिला सकता है। औरत की सहनशीलता उसकी कमजोरी नहीं, उसका संयम है। और जिस दिन यह संयम टूटता है उस दिन न्याय की एक नई गाथा लिखी जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर करें। और ऐसी ही इमोशनली सस्पेंस, फैमिली स्टोरी, लव स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।